सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा जी, आज है महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार में और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने के कई प्रयास किए। वे एक सन्यासी और एक चिंतक थे। वेदों की ओर लौटो, ये उनका प्रमुख नारा था और उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। जी, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, जैसे कई कुरीतियां थी उस समय, अंधविश्वास थे, रूढ़ियां, बुराइयां और पाखंडों का खंडन किया और उनका विरोध किया। साथ ही उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया, बाल विवाह और सती प्रथा का घोर विरोध किया तथा विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। बिल्कुल, और वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रांति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। उनकी शिक्षा संबंधी धारणाओं में प्रदर्शित दूरदर्शिता, देशभक्ति तथा व्यावहारिकता पूर्णतया प्रासंगिक और युगानुकूल है। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सुधारक तथा धार्मिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक तो थे ही, साथ ही प्रचंड राष्ट्रवादी और राजनीतिक आदर्शवादी भी थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीता राम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीता राम राम। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीता राम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम, जय सीता राम राम। लगी लगन लीला धारी से, जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। लगी लगन लीला धारी से, जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगी रे जगमग ज्योति। प्यासी दो आँखियों में
प्यासी दो आँखियों में आंसू की धार बोले जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम राम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम राम। जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम राम। एक बहुत ही मीठा भजन ये हमने सुना और मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक प्रासंगिक है, यानी कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं या हमारे मन से जुड़ी हुई बातें हैं या भक्ति के तार देखिए इसमें कितने सुंदर तरीके से बजते हैं और जब हम ये सुनते हैं तो मन पूरा तल्लीन हो जाता है भक्ति के भावों के साथ, और एक है ना? शांति की जो लहर है ना हाँ। मंजू जी, वो भी इसमें झलकती हाँ, है। इसमें झलकती है। बिल्कुल। आज हम अपनी एक और सखी को भी याद कर रहे हैं, अभिनेत्री भक्ति बर्वे। मराठी, गुजराती और हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इन्होंने 1983 में आई एक कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारो, उसमें शोभा सेन का किरदार इन्होंने निभाया और इसके अलावा थिएटर में भी इन्होंने काम किया। कई मराठी फिल्मों में, साथ ही साथ कई हिंदी फिल्मों में और कुछ सीरियल्स में भी हमने इन्हें देखा है। हाँ, तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं जी। और सखी विशेष के अंतर्गत आज हम अपनी एक वैज्ञानिक सखी की बात करेंगे, है ना? जब ऐसी सफल महिलाओं की अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत यूं कह सकते हैं मुस्तैदी के साथ कदम आगे बढ़ाए और अपना अमूल्य योगदान दिया है। बिल्कुल, ऐसी सखियों को जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो बड़ा गर्व होता है हमें। और आज हम भूकंप वैज्ञानिक कुशल राजेंद्रन, इनकी बात करेंगे। भारत में भूकंप के बारे में हम जितना भी जानते हैं उसका श्रेय वैज्ञानिक कुशल राजेंद्रन को जाता है। 30 साल से बतौर वैज्ञानिक कुशल जी कई महत्वपूर्ण रिसर्च की है उन्होंने। भूकंप का नाम जहन में आते ही हमारे दिमाग में बड़ी एक अजीब सा एक खौफ छा जाता है ना, आकांक्षा, कि सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और मकान गिर रहे हैं और बड़ी तबाही हो रही है। ऐसा जब सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है, जिंदगी भटक सी गई लगती है। ऐसे खतरनाक मंजर जब हमारी आंखों के सामने आता है तो उस बारे में अगर कोई शोध करे, पता लगाए, उसके बारे में जानकारी लगाए तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और लेकिन कुशल जी की तो जिंदगी का ताना बाना ही भूकंप और सुनामी के आसपास ही बुना गया है। जी, कुशल जी ने अपने वैज्ञानिक पति के साथ मिलकर इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन कामों के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। सन 2004 में दक्षिण भारत के कावेरी पट्टनम में सुनामी आने के बाद कुशल और उनके पति ने शोध के द्वारा ये पता लगाया कि 1000 साल पहले भी ऐसा ही कुछ इस जगह हुआ था। बाद में मिट्टी के अवशेष से ये बात साबित भी हुई जब उन्होंने शोध किया तो। बिल्कुल। और कुशल जी का जन्म एक ऐसे दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ जहां लड़कियों को पढ़ाया तो जाता था लेकिन अक्सर स्नातक के बाद लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। लेकिन कुशल जी इन लड़कियों में कुछ ज्यादा खुशनसीब रहीं। उन्हें न केवल मास्टर्स करने का मौका मिला बल्कि पढ़ने के लिए तिरुवनंतपुरम से केरला और फिर ITI रुड़की में उन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए। कुशल जी ने भूभौतिकी यानी जियोफिजिक्स में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इस विषय को पढ़ने वाले वहां केवल 6 ही छात्र थे, जिनमें से वो एकमात्र महिला थी। सन 1987 में सिस्मोलॉजी में PhD करने के लिए कुशल जी अमेरिका गईं और सन 1993 में वे वापस स्वदेश लौटी और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस में स्टडीज के साथ साथ उन्होंने काम भी किया। और आकांक्षा, ये जो यहाँ इन्होंने बताया कि केवल 6 छात्र थे, उनमें केवल एकमात्र ये महिला थी, तो ये जो परिस्थितियां होती ना, यानी थोड़ी कष्टदायक होती, क्योंकि कई लोग बोलते अरे ये सब्जेक्ट ये तो भाई लड़कों के लिए बना है, पुरुषों के लिए बना है, तुम क्या करोगी वहां जाकर। इस तरह की कई सारी बातें, निराशावादी बातें हमारे सामने आती। कई लोग बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो तब हो सकता है कि इन बातों को सुनकर हमारे मन में भी निराशा आ जाए या फिर हम भी नकारात्मक रूप से सोचने लगे। लेकिन ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनमें एक जज्बा होता है, अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, उनका आत्मविश्वास इन बातों से नहीं हम डिगा पाते हैं और वो
पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं और सफल भी और होती अपने हैं। आप को साबित करती है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने किया है। फिर उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान में वो शामिल हो गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भूविज्ञानी सीपी राजेंद्रन से हुई, जो बाद में उनके पति बने, यानी उन्होंने विवाह किया और दोनों ने विवाह से पूर्व भी कई परियोजनाओं पर एक साथ काम किया। कुशल जी कहती हैं कि मेरे लिए पढ़ाना एक तरह का योग करने जैसा है। आज जब पढ़ाती हूँ तो क्लास में बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं। बेटियों के आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यानी जो दिन उन्होंने देखे हैं कि लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत कम पढ़ रही थी या आगे जा रही थी, वो अकेली थी उस समय, तो लेकिन जब ये पढ़ाने लगी, प्रोफेसर के पद पर आई है, तब इन्होंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो ये देख करके ये मंजर सभी को अच्छा लगता है कि हाँ चलो महिलाओं की उन्नति हो रही है। जी, ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक तब्दीली है, सकारात्मक बदलाव है। कई क्षेत्र ऐसे हैं मंजू जी जहाँ पे एक कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही आधिपत्य है, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने भी उस क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। जैसे कुशल राजेंद्र ने एक भूकंप वैज्ञानिक के तौर पर मुख्य रूप से पृथ्वी के भूकंपों और उनके स्रोत तंत्र पर काम किया। भारत में पृथ्वी के भूकंप पैटर्न पर काम करने वाले लोगों में उनका नाम अग्रणी है। इसके अलावा उनके अनुसंधान के क्षेत्र रहे हैं सोजोमेटोकोनिक्स, क्रिस्टल प्रोसेस, साथ ही साथ दोषपूर्ण प्रक्रिया में जल की जो भूमिका है उस पे उन्होंने स्टडीज की। और इसके अलावा पीलियोसिस्मोलॉजी, भूकंप पुनरावृत्ति और सक्रिय टेक्टोनिक्स, ये क्या होता है, साथ ही साथ सुनामी पुनरावृत्ति और उसका कितना खतरा है, उसका मूल्यांकन जो किया जाता है उस पर भी इन्होंने शोध किया। बिल्कुल, और जो इन्होंने इतने शोध किए हैं और जो मतलब कहने का ये कि जिन विषयों पर इन्होंने काम किया है, तो उनके काम के लिए उन्हें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। तो वो पुरस्कार कौन कौन से हम आपको बताते हैं। 1993 में भारतीय भूभौतिक संघ द्वारा कृष्णन स्वर्ण पदक से उन्हें सम्मानित किया गया। 1992 में भूगर्भीय विज्ञान विभाग दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय द्वारा तोबर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और 18 जुलाई सन 2005 को आउटलुक पत्रिका में देश के शीर्ष 10 युवा शोधकर्ताओं में से एक के रूप में उन्हें स्थान दिया गया। तो ये उन्हें सम्मान प्राप्त हुए हैं। और अब एक गीत हम सुनते हैं। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान सावधान। रक्षा करो हे दया निधान, मेरे पद राखो भगवान, मेरे पद राखो भगवान। हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार। तनिक भी दिल मिलाना ना, जरा भी दिल हिलाना ना, 1000 हाथ वाला है भगवान, ओ नैया वाले हो सावधान सावधान। हे गोविंदा हे मुकुंदा, संकट में आज मेरे प्राण,
गीत हमने सुना और ये गीत में भी इसमें तूफान आया हुआ है और जो दो प्राणी हैं वो तूफान में फंसे हुए हैं, तो किस तरह से उस आपदा से वो निपटने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और इस तरह का कुछ मंजर इसमें दिखाया गया है। जैसा कि जी। अभी हमने भूकंप के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में कुशल जी ने बहुत सारे शोध किए हैं, तो ये सब बातें हैं जो कि हमें थोड़ा सुकून देती हैं कि चलो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो शोध करके हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या जी होगा। मंजू जी, अगर हम इस तरह से देखें ना कि जैसे इस गाने में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारी रक्षा कीजिए, तो हम कहीं ना कहीं देखें और पिछले कुछ समय से जैसे ये कोरोना काल जो आया बिल्कुल। और अब अभी भी इससे गुजर रहे हैं, तो हमारे जो फ्रंट लाइनर वर्कर्स थे, यानी जो सबसे आगे की पंक्ति में आगे खड़े की हुए। पंक्ति में खड़े थे हमारे लिए, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, मेडिकल फील्ड से से। जुड़े लोग थे, साथ ही साथ पुलिस हो गई, जो सारी व्यवस्था देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनमें भी वो रूप था भगवान का। बिल्कुल था। उसी तरह जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो शोध करते हैं और जो कहीं ना कहीं आपदा का पता लगाते हैं कि आने से पहले उसका अनुमान लगाते हैं, तो उनमें भी तो भगवान का रूप ही बिल्कुल, होता है। ईश्वर का रूप ही उनमें नजर आता है। तो ऐसे सभी वैज्ञानिकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आकांक्षा, आज चूंकि शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, खान पान की भी बात करते हैं, सौंदर्य की भी बात करते हैं। जब खान पान और सौंदर्य की बात करते हैं तो ये दोनों बातें सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है कि आपका अगर खान पान अच्छा है तो सौंदर्य अपने आप आ जाता है चेहरे पर। और ये दोनों बातें जुड़ी हुई होती है हमारे रसोई घर से, हमारे हाँ। किचन से। बिल्कुल। और सौंदर्य की जब बात आती है तो महिलाएं इस बारे में थोड़ी सी ज्यादा सजग होती हैं और सोचती हैं कि किस तरह से अपनी त्वचा का ख्याल रखा जाए, किस तरह से और ज्यादा सुंदर दिखें हम। तो ऐसे ही कुछ घरेलू उपाय हम करके अपनी त्वचा का थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत ज्यादा रूखी, बेजान और संवेदनशील हो जाती है, जिस पर कई बार झुर्रियां या बारीक रेखाएं जो होती हैं वो भी आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम कई बार धूप में ज्यादा रहते हैं या अपनी त्वचा का उतना ख्याल नहीं रखते, खासकर सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में और ज्यादा होता है। तो ये तकलीफें और बढ़ जाती हैं। तो थोड़ी सी जो देखरेख है उससे त्वचा को हम निखार सकते हैं। खासकर त्वचा को मॉइस्चराइजर करने, चमक लाने का एक अच्छा उपाय है। यानी अपने त्वचा में नमी की कमी ना होने दें। पानी तो पीते ही रहें, साथ ही साथ ऊपरी तौर पे मॉइस्चराइजर लगाएं और तेल से मालिश करें। तो मसाज करना एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और ये जो मालिश है, त्वचा की मालिश, ये त्वचा के मृत सेल्स को कम करने के लिए की जाती है। बादाम तेल ले सकते हैं आप इसके लिए, या फिर जैतून का तेल ले सकते हैं जिसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। इसे हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर नाक, माथा, गाल, होंठ सभी पर ध्यान देते हुए अंगुलियों के पोरों से एक एक करके क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हुए थोड़ी सी मसाज करें। और इस मसाज को एक नाम दिया गया है, इस मसाज को कहते हैं बेग्ड मसाज, है ना। तो इस तरह से आप इन जो बहुत ही पौष्टिक तेल होते हैं इनसे थोड़ी त्वचा की मालिश कीजिए। जी, और अगर आप तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, उसका सेवन नहीं करना चाह रहे हैं, तो रूखी और बेजान त्वचा के लिए आप पेट्रोलियम जेली का उपयोग भी कर सकते हैं। ये भी फायदेमंद होती है। थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अपने हाथों के हथेलियों पे ले और इसको ऐसे रगड़ें, इतना रगड़ें कि वो गर्म महसूस हो और तरल हो जाए, तेल छोड़ दे। अब चेहरे पर धीरे धीरे घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाते हुए आप मसाज करें, जैसे आप तेल लगाकर करते हैं उसी तरह। बिल्कुल। और अगर ऐसा लगे कि आपकी जो त्वचा है वो ऑयली है या पिंपल टोन वाली है, कई लोगों की त्वचा ऐसी होती है ना, सुबह उठते तो बहुत सारा तेल तेल जैसा लगता है उसमें, और तेली त्वचा अगर ज्यादा हो और पेट की भी कोई समस्या हो तो फिर पिंपल बहुत सारे चेहरे पर आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें तेल या फिर पेट्रोलियम जेली की बजाय एलोवेरा पल्प का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल भी जो बाजार में उपलब्ध होता है वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप सीधा उसका पल्प निकाल करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप मालिश कीजिए, ये फायदेमंद होगा। और मालिश करने के बाद स्टीमिंग जरूर करना चाहिए। इसके लिए स्टीमिंग के लिए क्या करें, एक तो आप सीधे तौर पर भी स्टीम ले सकते हैं कि एक तपेली में पानी गर्म कीजिए और उसमें जो स्टीम भाप निकलती है उसके वहां चेहरा थोड़ा सा
रख करके वो भाप ले सकती, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एकदम गर्म पानी के अंदर तौलिया भिगाएं, उसे डुबो करके थोड़ा निचोड़ ले और उसको चेहरे पर रख जी। लें, तो उससे भी जो स्टीम थोड़ी है वो चेहरे के अंदर या त्वचा के अंदर चली जाती है। और उससे क्या होगा, स्टीमिंग करने से क्या होगा कि रोम छिद्र जो है, जो मालिश की है अभी हमने और फिर स्टीम की, उससे रोम छिद्र खुल जाएंगे और तेल अच्छी तरह त्वचा सोख लेगी। तो 2-3 बार स्टीम लेने के बाद चेहरा अच्छी तरह से पोंछ ले, तो इतनी अगर प्रक्रिया हम कर लेते हैं तो जो भी मृत सेल्स हैं वो वहां से हट जाएंगे और त्वचा एकदम आपकी चमकदार हो जाएगी। और यहाँ पे एक जरूरी बात ये भी है कि कई लोगों की त्वचा जो होती है चेहरे की, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। हाँ। तो अगर वो सीधे भाप ना लेना चाहें तो उनके लिए जो आपने बताया कि हाँ। तौलिए वाला ऑप्शन जो है जी। वो बेहतर रहेगा। और इसके बाद जब आप चेहरा पोंछें तो उसे रगड़ कर न पोंछें, बल्कि हल्का। थपकी दे देकर हल्के हाथों से उसे पोंछें। जी। और फिर इस पूरे ट्रीटमेंट करने के बाद, इस पूरे प्रक्रिया को करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है फेस पैक लगाना अपने चेहरे पर। तो इसके लिए आप कई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि सारी चीजें तो हमारे रसोई घर में ही मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आप घर पे ही पैक बना सकते हैं। फल हो गए जैसे सेब है, और इसके अलावा गाजर है, और नींबू का इस्तेमाल करके घर पर पैक बनाइए। साथ ही साथ बेसन में टमाटर का रस हो गया या संतरे का रस हो गया, या शहद डालकर, ये डालकर भी आप फेस पैक बना सकते हैं और इसको चेहरे पर लगा सकते हैं। और फलों का भी बना सकते हैं, जैसे कि हम पपीता काट रहे हैं तो उसका जो एकदम नरम नरम गुदा होता है, पल्प होता है, उसे निकाल करके और वो भी हम चेहरे पर लगा सकते हैं। केले का भी हम बना सकते हैं। और कई लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जब हम केला खाते हैं तो उसका छिलका निकालते हैं, तो उसका छिलके का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको चेहरे पर थोड़ा सा रगड़ लेने से भी चेहरे के ऊपर चमक आ जाती है। तो यानी कि इन प्राकृतिक चीजों का ही हमें उपयोग करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जैसे कि बाजार में कई सारे जो आते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं, उससे हो सकता है कि आपको एलर्जी हो या वो किसी और तरह का कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चीजें आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि ये आपकी पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ेगा, है ना। आप बाहर जाकर के अगर ये सब इतना ट्रीटमेंट करवाती हैं अपनी स्किन का, त्वचा का, तो आपको पैसा भी बहुत सारा देना पड़ता है। लेकिन घर पर ही अगर ये थोड़े बहुत उपाय कर लिए जाए तो कम पैसों में भी आपका काम बन जाएगा, है ना। और चेहरा भी चमक जाएगा। बिल्कुल। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। ओ छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब
बहिया पकड़ हरली, बहिया पकड़ हरली, नीरे मोती नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीन, नीरे मोती नैना, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीन, नीरे मोती नैना मिलाए के। गीत हमने सुना और ये गीत है ना, एक लोकगीत की धुन पर आधारित ये गीत है। जी। और सचमुच इसकी जो धुन है ना, वो बड़ी आकर्षित करने वाली धुन है। जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो शब्दों पर बहुत ज्यादा अगर हम ध्यान ना भी दे, तो इसकी जो धुन पर अगर हम ध्यान देना तो मन झूमने को करता है हाँ, वो सचमुच। मैं देख रही थी कि आप पूरी तरह मगन थी, गीत को सुन रही थी। हाँ, अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना है हमारे श्रोताओं के लिए, वो हम बता बिल्कुल। देते हैं। कल यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हम आपको सुनवाएंगे प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेम्पति से की गई बातचीत। इसका प्रसारण होगा कल सुबह 7:30 और ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। तो ये सूचना हमारे श्रोताओं के लिए है। और अब हम बात करेंगे दालों की। दालों में पोषण का भंडार छुपा होता है आकांक्षा, लेकिन हम शायद इस बात को थोड़ा कम समझ पाते हैं, इसलिए उसे उतना महत्व नहीं देते। लेकिन दालों का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है अन्य व्यंजन, वो भी हम आज बताने वाले हैं। तो पहले क्या होता था कि भोजन में दालों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि दालें भारी होती है, उनसे गैस बनती है, पचने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई दाल खाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन इनमें कई बातें ऐसी हैं जो भ्रांतियां हैं, और अगर दालों की संतुलित मात्रा हमारे खाई जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दालें पोषक तत्वों का भंडार होती, इसलिए इनके बारे में हमें सही जानकारी रखना बहुत आवश्यक है आकांक्षा। बिल्कुल। मंजू जी, हमारा जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे हमारे देश में जो दलहन है, जो अनाज है, उनकी इतने प्रकार हैं, वैरायटी बहुत हाँ, है। इतने वैरायटीज हैं कि हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। हाँ। तो ये जो हमारे पास करीब 15 से 16 प्रकार की दालें हैं, और जैसे इनमें काला चना है, सफेद चना है, मूंग है, मसूर है, मोठ दाल हो गई, इसके अलावा उड़द है, सूखा मटर हो गया, तूर दाल है, साथ ही साथ लोबिया, राजमा, मतलब और भी कई अनगिनत नाम है। अगर हम पूरी लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट ही बनाते रह जाएंगे। तो सभी दालों की लगभग 100 ग्राम की मात्रा भी 350 कैलोरी के लगभग हमें कैलोरी देती है। 100 ग्राम की मात्रा भी साथ ही साथ 18 ग्राम से 24 ग्राम तक का प्रोटीन देती है। और सोयाबीन एक ऐसा दलहन है जो 40% हमें प्रोटीन देता है। बिल्कुल, यानी कि इसमें जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। जो शरीर के अंदर टूट फूट होती है ना, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है हमेशा। वो काम प्रोटीन करता है। बिल्कुल, वो काम प्रोटीन करता है। इसलिए कहते हैं कि रोज मतलब दिन भर में लगभग या फिर सुबह शाम एक एक कटोरी दाल हमें जरूर खानी चाहिए। और खासकर जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, हाँ, और युवा वर्ग है, उनके लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और छिलके से ढकी साबुत दालें खनिज का भंडार होती है। खनिज जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सब उसके अंदर होता है। और काला चना, मोठ और लोबिया आयरन के अच्छे स्रोत हैं। अगर इनको उबाल कर ऊपर से नींबू डालकर सेवन किया जाए तो शरीर इनका आयरन अच्छी तरह से अवशोषित करता है। यहाँ एक बात हम बता देना चाहते हैं कि हम जब भी ये बात करते हैं आयरन के अवशोषण की, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इन चीजों में आयरन होता है, साथ ही इसी के साथ ये बात जुड़ी होती है कि आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके फिर खाइए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इसके अंदर आयरन होता है उसका अवशोषण केवल विटामिन सी की उपस्थिति में ही होता है। जैसे कि कई बार हमने सुना होगा इस बारे में कि कैल्शियम का अवशोषण केवल विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। अगर आपने केवल कैल्शियम खा लिया और विटामिन डी नहीं है तो उसका अवशोषण नहीं होगा। यही बात आयरन के साथ भी लागू होती है। इसलिए कहा जाता है कि इन चीजों में थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे तो आपको आयरन
और विटामिन सी जब साथ में मिलेगा तो उसका अवशोषण अच्छी तरह से होगा। राजमा, चावल, काले चने, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। इन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार खाना चाहिए। साबुत दालों के जो रेशे होते हैं वो पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम करते हैं। पर्याप्त मात्रा में दालों का सेवन करने से बीमारियां होने की संभावना 60% तक कम हो जाती है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको चना मिश्रित मिस्सी रोटी खाने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो 2-3 अनाज जब हम मिलाते हैं या फिर चना जो होता है वो गेहूं के साथ जब हम मिलाते हैं तो वो उन रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और जो हमने यहाँ कहा कि साबुत दालें या फिर छिलके वाली जो दालें हैं उनका उपयोग करने के बारे में, जबकि आजकल हो क्या गया है ना कि सब लोग है ना छिलका बिना की जो दाल होती है नहीं उनको पूरी गलाना और बड़े प्रोसेस होते हैं उसमें पॉलिश्ड दाल खाना या पॉलिश्ड अनाज जैसे चावल पॉलिश्ड जो आता है उसे खाना अब पसंद किया जाता है, जबकि ये इसमें वो जो पोषक तत्व रहते हैं वो तो निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि छिलका निकालने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजारना पड़ता है और जो छिलके के अंदर जो पोषक तत्व है जैसा कि अभी हमने कहा कि रेशा होता है, वो रेशा पेट के लिए या आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब उसका छिलका जब निकल जाता है तो वो रेशा तो हमें मिल ही नहीं पाता है। तो इसके लिए जहां तक हो सके कोशिश करें कि साबुत दालें या फिर छिलके वाली जो दालें हैं, जो साबुत दालों को केवल एक बार पीसने से वो केवल 2 टुकड़ों में बट जाती है, लेकिन उसका छिलका जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, साबुत ही रहता है। तो वो उस तरह से भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालों को भिगोकर अंकुरित करके खाने से भरपूर आयरन और कैल्शियम मिलता है और इनका भारीपन भी दूर होता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई जब हम दाल खाते हैं तो बहुत पेट भारी भारी हो जाता है, तो इसके लिए ये एक उपाय बहुत अच्छा है कि पहले आप उन्हें रात भर भिगो दीजिए, उसके बाद उसका पानी निकाल करके और एक कपड़े में बांध करके उसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए। थोड़े किसी तपेली के अंदर बंद करके रखें। जब थोड़े से गर्म स्थान पर उसको रखेंगे तो वो 24 घंटे में अंकुरित हो जाते हैं और तब जो है वो हल्के हो जाते हैं पचने में। तो अगर पेट में भारीपन लगे तो दाल की मात्रा हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं, है ना। और बढ़ती उम्र में भी प्रोटीन की आवश्यकता उतनी ही होती है और दाल खाने से शरीर को बीमारियों से बचाव करने की शक्ति मिलती है। इसलिए इन साबुत दालों का उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि ये फला दाल खाने से हमें ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो शरीर को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अगर आप एक अकेली दाल जैसे मसूर की दाल हो गई या तुअर की दाल हो गई, अधिकतर लोग तुअर की दाल अकेले खाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, तो आप उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल मिलाकर खाइए। तो ये इससे होगा क्या कि मूंग और तुअर जब मिक्स एक साथ मिलेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है तुअर का वो नहीं होगा। मूंग अपने आप में ठंडक देता है पेट को। तो इस तरह से आप मिला जुला के कॉम्बिनेशन करके अगर खाएंगे तो आपको उतनी तकलीफ भी नहीं होगी। और जो लोग सादी दालों का सेवन नहीं करना चाहते हैं वे इसके अलग रूप बना के खा सकते हैं। जैसे मिस्सी रोटी की बात हुई अभी, इसके अलावा सत्तू हो गया। इडली में भी दाल का एक रूप पड़ता है, उड़द दाल वगैरह यूज की जाती हैं। इसके अलावा चना गेहूं मिश्रित आटे की रोटी भी खाई जा सकती है। तो यानी उसको अलग तरीके से भी थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर रोज दाल खाने से आपको ऊब आ जाती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही तरह की चीज खा खा के, तो नए नए व्यंजन बनाना ये तो हमारे हाथ में है और महिलाएं तो इस काम में बहुत माहिर भी होती है। तो थोड़े थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकती है कि भाई इस चीज के अंदर ये मिलाकर खाने से ये चीज और स्वादिष्ट हो रही है, या स्वाद अगर बहुत नहीं भी बढ़ रहा है लेकिन आपको बदलाव तो मिलता ही है उससे। और जब बदलाव आता है तो अपने आप ही हमें वो चीज अच्छी लगने लगती है ना। तो चलिए अब थोड़ा हम बदलाव ये करते हैं कि बातों को थोड़ा विराम दें और संगीत का सहारा लें। जाता है
जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। भाई क्या बात है। अगर ये जो प्यार है ये अगर दालों से हो, पूरी खड़ी दालों से हो, अंकुरित दालों से हो, तो फिर क्या बात है। फिर स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। खैर, हमारे कुछ श्रोताओं ने कमेंट हमें लिख करके भेजे हैं जो आज के हमारे विषय हैं उनको ध्यान में रखते हुए। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे श्रोता बड़े सजग हैं और जो भी विषय हम लिखते हैं उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो एक श्रोता ने लिखा है कि खान पान की बदलती प्रवृत्तियों का असर हमारी थाली पर पड़ा है। फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ने के कारण हमारे भोजन की थाली में से दालें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं और इसका गलत प्रभाव युवा पीढ़ी और विशेषकर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। भारतीय भोजन में दालों की विशिष्ट भूमिका है। आंच पर पकने के बाद भी दालों के पौष्टिक तत्व और गुण सुरक्षित रहते हैं। भारतीय भोजन दाल के बिना अधूरा है। दालों में मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, विटामिन सी, फाइबर, राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6, नियासिन, थायमिन और प्रोटीन जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। दाल में हर वो पौष्टिक तत्व है जो सेहत के लिए लाभकारी है। तो अब हमें इन श्रोताओं को बहुत सारा धन्यवाद देना होगा क्योंकि इन्होंने दाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें लिख करके भेजी है। बिल्कुल। और जब दालों की बात ही चल रही है और आज चूंकि हम दिन विशेष भी है, व्यंजनों का दिन है आज, तो क्यों ना दाल से जुड़े कुछ व्यंजन हम अपने बिल्कुल श्रोताओं हम को बताएंगे, लेकिन उससे पहले और भी हमारे श्रोताओं के कमेंट है वो भी हम पढ़ के सुना देते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि जमाना तेजी से बदल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ खाने पीने के कई विकल्प के साथ फास्ट फूड का चलन भी बढ़ गया है जो आने वाली पीढ़ी की सेहत पर ज्यादा विपरीत असर करता है, जो एक रेड सिग्नल है। हमें सावधान होने की बहुत सख्त जरूरत है और ये बात बिल्कुल सच है आकांक्षा, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाती और बाजार में मिलने वाली जो चीजें हैं वो उन्हें लगता है कि बड़ी स्वादिष्ट है, फटाफट इधर पैसा दिया, मिल गई, ताजी गर्म चीज मिल गई और वो खा लिया। सेहत के बारे में सोचने का उनके पास वक्त है ही नहीं। बिल्कुल वक्त नहीं है। और दौड़ती भागती जिंदगी में ये जो फास्ट फूड का चलन आया है, ये सबसे अच्छा उपाय उन्हें लगता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि चलो फास्ट फूड के नाम पर कुछ भी खा लिया। हाँ। और ये नहीं ख्याल किया कि उसका हमारे शरीर पर कितना विपरीत परिणाम होगा। शुरुआत में नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब एक थोड़ी सी उम्र हो जाती है ना आकांक्षा, उसके बाद इन चीजों का असर साफ साफ नजर आने लगता है और यही कारण है कि छोटी छोटी उम्र में भी बच्चों को कई सारी बीमारियां हो रही है। और एक हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि लिखते हैं कि गुजराती में एक कहावत है, जे खाए मग एना चाले पग। मग का मतलब होता है मूंग, यानी कि मूंग जो व्यक्ति अच्छे से खाते हैं उनके स्नायु मजबूत होते हैं और इसलिए उन्हें चलने में थकान महसूस नहीं होती है। तो ये बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी, उनके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब जैसा कि तुम कह रही थी कि अंकुरित दालों के जो व्यंजन है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत साधारण सी चीज है, चिला, है ना। जब भी हमारे पास में थोड़ा समय कम होता है या फिर हमें थोड़ा कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो हम क्या करते हैं, बेसन घोलते हैं और उसमें थोड़े मसाले डाले और तवे पर डाल करके उसका चीला बना लिया। लेकिन चीला हम अंकुरित अनाज से अगर बनाए तो कितना अच्छा होगा, स्वादिष्ट भी होगा और पौष्टिक भी होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि मूंग, मसूर, चना
और भी कोई ऐसी खड़ी दाल जो आप घर में आप उसको अंकुरित करते हैं, वो सारी दालें लीजिए, रात भर के लिए उसे भिगा दीजिए। सुबह जैसा कि हमने बताया था कि किस तरह से उसका अंकुरित करना है, और उसके बाद उन अंकुरित एक पूरा बाउल भर करके वो अंकुरित दालें लीजिए, उसको पीस डालिए, थोड़ा सा दरदरा पीसिए, और उसके बाद उसके साथ ही हम उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब चीजें भी उसमें डाल सकते हैं। ये सब चीजें डाल करके एक अच्छा सा आप पेस्ट बना लीजिए, और घोल की जो कंसिस्टेंसी यानी थिकनेस जो है उसकी, वो आप थोड़ा सा पानी डाल करके एडजस्ट कर लीजिए, कितना चीला बनाने के लिए कैसा जो लगता है घोल। और उसके बाद में तवे के ऊपर उसको डाल करके और अच्छे बढ़िया गर्मा गर्म चीले बनाइए। स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं, पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, और ये आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको भी बहुत पसंद आएंगे। ये इस बात के प्रति हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा स्वाद और मिलाना चाहें तो जो मौसमी सब्जियां होती हैं जो उस समय आपके पास हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। गाजर घिस के डाल दीजिए, या बीटरूट, शलजम जो जिसे कहते हैं, वो घिस के डाल दीजिए। शिमला मिर्च के बहुत बारीक टुकड़े करके डालिए। अगर आप प्याज खाना चाहें मतलब इस चीले में, तो प्याज बारीक करके थोड़ा थोड़ा अगर ये सारी सब्जियां भी डालेंगे आप, तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और पौष्टिकता से ये भरपूर रहेगा। हमारे कार्यक्रम की पौष्टिकता का भी हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे अब आकांक्षा। गाना सुनेंगे। हाँ। जवानी में हो जाती है मोहब्बत।
तो इसी तरह से आप स्प्राउट से भी, अंकुरित दालों से भी थोड़ी सी मोहब्बत कीजिए। और जब हमने दालों की बात की, हमारे श्रोताओं ने अलग अलग तरह के कई सारे कमेंट लिखे। एक श्रोता ने ये लिखा कि खाओगे अगर दाल तो गुलाबी रहेंगे गाल। चलिए, आपका ये जो सुझाव है बड़ा पसंद आया हमें। अब हम स्प्राउट सैंडविच की बात करते हैं। उसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है अंकुरित मिश्रित दालें 1 कप, 2 आलू उबले और मसले हुए, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 गाजर किसी हुई, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और थोड़ी सी हरी चटनी बनाइए और ब्रेड के कुछ स्लाइस हमें चाहिए। जैसा कि सैंडविच बनाने के लिए हम ब्रेड के अंदर मसाला भरते हैं, तो अब ये जो मसाला किस तरह से बनाना है हमें, कि कढ़ाई में प्याज और 1 चुटकी नमक डालकर चलाते हुए उसे थोड़ा सा भुने। जब प्याज थोड़ा कोमल हो जाए तो कटा हुआ टमाटर डालकर गलने तक उसे भुने। अब उबली हुई अंकुरित दालें डालकर के 2 से 3 मिनट तक उसे चलाएं। सभी मसाले मिलाएं और अब मसले हुए आलू और जो गाजर हमने किस करके रखी है वो हमें इसमें डालना है। धीमी आंच पर थोड़ा सा भुने तो मसाला बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। ये भरने के लिए मसाला तैयार हो जाएगा। और अब इसकी चूंकि हमें सैंडविच बनानी है तो ब्रेड की 2 स्लाइस लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा बटर लगाइए या और भी अगर कुछ हरी चटनी लगाइए। हाँ, एक साइड में आप थोड़ी सी हरी चटनी लगाइए और उसके बाद ये मसाला उसके अंदर रखिए। और सैंडविच को आप कई तरह से सेक सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए एक उपकरण आता है, उसमें बनाइए। और अगर वो नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तवा रखिए जिस पर आप रोटी बनाते हैं और उसकी आंच बहुत धीमी रखिए और थोड़ा बटर डाल करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लीजिए। जब ये सिक जाए तो इसको एक तिरछा उसे काट लीजिए। तो जिस तरह से सैंडविच हम काटते हैं वैसी, और देखो कितनी टेस्टी और बड़ी पौष्टिक सैंडविच बनकर तैयार हो गई। और इस सैंडविच को आप कई तरीके से बना सकते हैं, जैसा आपने कहा। तो अगर आप जो पारंपरिक तरीका है, अगर जब हम सैंडविच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है कि हमें ब्रेड चाहिए। तो अगर आप ब्रेड न भी लेना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, खासकर छोटे बच्चों के लिए अगर ब्रेड अवॉइड करना चाहें तो आप ये कर सकती हैं हमारी सखियां, कि जो रोटियां रहती हैं, चपाती, वो चपाती लेके उसमें ये भरावन भरिए। हाँ। और उसको अच्छे से सेक के सॉस लगाकर अगर आप बच्चों को देंगी तो उस सैंडविच को भी, इस रोटी के सैंडविच को भी बच्चे उतने ही चाव से खाएंगे। बिल्कुल। और जब अंकुरित दालों की बात चलती है तो मोठ का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने मोठ की सब्जी की रेसिपी विधि हमें दी है। मोठ की सब्जी 2 कप अंकुरित मोठ ले लीजिए। मोठ को आप अंकुरित कर लीजिए बताई गई विधि के अनुसार। और 4 घंटा भिगो कर रखने के बाद पानी निथार कर कपड़े में बांध कर रखने से जो मोठ है वो अंकुरित हो जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, अदरक, मिर्च, टमाटर और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, साथ साथ लाल मिर्च, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। इसके अलावा गुड़, नमकीन वाली सेव और कटी हरी धनिया, साथ साथ तेल 3 बड़े चम्मच। अब इसे बनाना है। कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर ले और फिर राई का तड़का देकर प्याज डालकर धीमी आंच में अच्छी तरह उसे भून लें। और उसके बाद अदरक, लहसुन और वो जो पेस्ट बनाया है आपने टमाटर का, वो डालकर उसे अच्छे से भूने। और इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालें। फिर वो जो मोठ है, अंकुरित मोठ है, उसे उस मिश्रण में डालिए, पेस्ट में डालिए और उसे अच्छी तरह से भूनकर फिर पकने दीजिए थोड़ा सा पानी डालकर। जब वो हल्की सी उबाल आ जाए तो उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा और जैसी आपको कंसिस्टेंसी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डालें। और स्वाद के अनुसार जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आप उसमें गुड़ मिलाएं। और जब ये पक जाए तो इस पे सर्व करते समय कटा हुआ हरा धनिया और वो जो नमकीन सेव है वो डालकर सर्व करें। तो ये मीठी, तीखी, चटपटी मोठ की सब्जी सभी बड़े चाव से खाएंगे। और ये सब्जी हमारे श्रोताओं ने लिख करके हमें भेजी है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब आपको हम अंकुरित दाल का ढोकला किस तरह से हम बना सकते हैं वो बताते हैं। उसके लिए सामग्री हमें चाहिए अंकुरित मूंग 1 कप, गाजर किसी हुई 1 गाजर चाहिए, 1 चम्मच हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच बेसन चाहिए, आधा कप उबली हुई हरी मटर, 1 कप दही, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच तेल, नमक, हल्दी और हींग, ये हमें स्वाद के अनुसार लेना है। अब विधि हम बताते हैं कि अंकुरित मूंग दाल और हरी मटर को हमें थोड़ा दरदरा पीस लेना है।
अब एक बड़ा बाउल लें और इसमें गाजर, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट, बेसन, नमक, हल्दी, हींग, दही ये सब मिलाकर अच्छी तरह से एक घोल बना लें और इसे करीब 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद में अब इस बोल में हमें बेकिंग सोडा मिलाना है, यानी इस जो घोल है इसके अंदर हमें मिलाना है बेकिंग सोडा। और उसके बाद भाप से सिजाने के लिए जिस तरह से हम थाली में इसे डाल देते हैं और एक बड़े बर्तन के अंदर पानी रख करके फिर भाप से सिजाते, बस उसी तरह से इन ढोकलों को हमें सिजा लेना है। जब ये सीज जाए तो उसके बाद में इसे निकालिए उस थाली को और उसके चौकोन चौकोन टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद में कड़ी पत्ता, राई और तिल का जो है बघार इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे तो ये ढोकले खाने में स्वादिष्ट भी होंगे और पोषण से भरपूर होंगे। तो वो जो पारंपरिक ढोकले की रेसिपी होती है उससे कुछ अलग हटके हम ये बनाकर देखें, हमारी सखियां बनाकर देखें, हाँ। देखें क्या स्वाद मिलता है। और अंकुरित दालों के जहां तक बात है तो ऐसी कई सारी रेसिपीज हैं, कई व्यंजन विधियां हैं जिसे हम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल हम एक गाना सुनने का ट्राई कर सकते हैं। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, लेती हो तो क्या कहर की लू चलती है, वो ये कहती है कोई दिल की शीशे जलती है, कोई दिल की शीशे जलती है। सुर्ख शोले की तरह आप ये क्या हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। जोश पे हुस्न का तूफान नजर आता है, इश्क की मौत का सामान नजर आता है, सामान नजर आता है। और कश्ती से किनारे भी खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। हर नजर तीर सही, देखिए एक बार हमें, मरना तकदीर सही, मौत से है प्यार हमें, अब मौत से है प्यार हमें। खींचिए यूं न कमा, तीर खता हो बैठे। तो इस तरह से आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।